जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को, कि यहाँ पे किस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, किस तरह से हमें बिल्ड करना है और किस से हमें वापस रिवाइव करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले कंटेक्स्ट के बारे में कि अभी तक क्या हुआ था कि 2015 में एक समिट हुई थी। उस समिट का क्या नाम था? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जिसको IAFS बोलते हैं, मतलब इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ये थर्ड पार्ट था और 2015 में हुई थी लास्ट। ठीक है ना। और अब कितने साल हो गए? करीबन 10 साल हो गए। और ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने अफ्रीका के करीबन 54 कंट्रीज़ को इंडिया बुलाया था। और उसके बाद इंडिया और अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज़ आए थे उन सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि वो ट्रेड को काफ़ी बढ़ाएंगे। सेकंड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अभी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इंडिया क्या करेगा, अफ्रीका के अंदर कुछ लोन वगैरह देगा बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, या फिर हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली ग्रांट वगैरह करेंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे, जैसे कि रोड्स वगैरह और वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, ये काफ़ी बनेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेंगे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब कि आपस में नेवी की या फिर एयरफोर्स वगैरह की साथ में कोई नेवल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, करते हैं ना, जैसे कि USA और इंडिया की होती, उसी तरह से अफ्रीका में भी अब इस तरह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा। और क्या होगा? स्टूडेंट एक्सचेंज होंगे, मतलब कि इंडियन के स्टूडेंट्स होंगे वो अफ्रीका जाएंगे और अफ्रीका के काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। स्कॉलरशिप दी जाएगी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होगी। मतलब कि इन्होंने कहा कि हम चाहे इकोनॉमी की पार्ट हो वहाँ पे भी बढ़ाएंगे, कल्चरल पार्ट हो उसको भी बढ़ाएंगे, और चाहे सिक्योरिटी हो उसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने वर्क किया था। तो जो 2015 में इंडिया और अफ्रीका की जो पार्टनरशिप थी उसका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही बात है, अगर उन्होंने सारे के सारे सेक्टर को उन्होंने कवर किया है तो बहुत बेटर है। 2015 के बाद प्रोग्रेस क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। अभी तक इस समिट के बाद में इंडिया ने 17 न्यू एम्बेसी खोली अफ्रीका में। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। इससे क्या होता है कि इससे कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होता है। देखो, अगर इंडिया का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का कोई एम्बेसडर वगैरह किसी अफ्रीका में है ना, तो वो डायरेक्टली अफ्रीका की उस, जैसे कि अफ्रीका किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल तंजानिया में, तो ये IFS सीधा तंजानिया के PM वगैरह से सीधी बात कर सकता है। ठीक है ना। अगर को इशू वगैरह हो तो डायरेक्टली वहाँ पे वो कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे काफ़ी बेटर होता है, कोऑपरेशन और स्मूथ होता है। सही बात है, क्योंकि हमारा सीधे सीधा एक एम्बेसडर वहाँ बैठा हुआ है। अगर हमें हमारी गवर्नमेंट से बात, जैसे कि तंजानिया के PM है, उनको सीधी गवर्नमेंट से बात करनी है तो वो सीधा IFS से बात कर सकते हैं। इससे हमारा कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन बेटर होता है। सेकंड क्या हुआ, क्या क्या हमने प्रोग्रेस हुई इस वाली मीटिंग के बाद में, कि हमने करीबन में ट्रेड 100 बिलियन का भी क्रॉस कर दिया है इंडिया और अफ्रीका ने मिला करके। अफ्रीका एज ए पूरा कॉन्टिनेंट में बात कर रहा हूँ। इंडिया और अफ्रीका का बिजनेस काफ़ी बड़ा है। सही बात है। इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप बनाने में बहुत हेल्प की थी। अभी G20 में क्या अफ्रीका यूनियन भी आता है, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, वैसे अफ्रीकन यूनियन भी एज ए एक सिंगल पर्सन हो चुका है G20 के अंदर। और इंडिया ने बहुत हेल्प की थी, मतलब इंडिया ने अपने यहाँ पे सॉफ्ट पावर को और स्ट्रॉन्ग किया है। इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर अफ्रीका की आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया। सही बात है। अपॉर्चुनिटी देखते हैं यहाँ पे कि अफ्रीका इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसा हमारे लिए। 2025 में क्या होगा कि दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन कहाँ होगी? वो अफ्रीका में होगी। मतलब कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होगी, यहाँ रिसोर्सेज होगा, प्लस यहाँ पे मार्केट होगा। रिसोर्स कौन सा? ये पॉपुलेशन ही ऐसे रिसोर्स काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि ये यूथ है ना, वो एक अच्छे स्किल फोर्स की तरह काम कर सकते हैं। वो तो एक किसी भी इकोनॉमी के लिए एज ए रिसोर्स वर्क करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट होगा। सही बात है। मार्केट इन द सेंस, अगर इंडिया कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे, तो इतनी सारी पब्लिक होगी, 1/4 पॉपुलेशन होगा, तो हाँ, वो उसको यूज़ भी करेगी, उसको यूटिलाइज भी करेगी, खरीदेगी, बेचेगी, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो एक तरह से अफ्रीका में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने से वहाँ पे एक मार्केट नया डेवलप होगा। इसलिए अफ्रीका हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आने वाले टाइम में इंडिया जो होगा वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। सही बात है। और हमारे पास में तब तक एक बहुत टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। हेल्थ, फार्मा, डिजिटल पेमेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी, जो कि आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, लेकिन उस समय तक और एडवांस हो जाएगा ये। तो अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक ग्रोथ इंजन की तरह वर्क कर सकेंगे। सही बात है, जिसमें अफ्रीका को एज ए होल कॉन्टिनेंट और इंडिया को एज ए होल कंट्री दोनों को बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। ठीक है। न्यू मॉडल ऑफ कॉपरेशन क्या है यहाँ पे? देखो, पहले अफ्रीका क्या करता था, ग्रांट मांगता था, पैसे मांगता था, कि एड मांगता था। लेकिन अब वो एड नहीं मांगता, अब वो क्या कहता है कि साथ मिलकर के बिल्ड करेंगे। अगर आपको पोर्ट बनाना है या कोई पावर प्रोजेक्ट लेके आना है, जैसे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट लेके आना है ना, तो आप हमें ग्रांट मत दो, इंडिया आपको कोई ग्रांट नहीं देगा। इंडिया क्या करेगा, मिल करके अफ्रीका में पोर्ट्स वगैरह बनाएगा। मतलब यहाँ पे 50% पार्टनरशिप होगी, यहाँ पे 50% पार्टनरशिप होगी। ठीक है। इससे क्या होगा ना, एज ए वो अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना चाहते हैं वहाँ पे से, ग्लोबल लेवल पे अफ्रीका। वहाँ पे वैक्सीनेशन भी को बिल्डिंग से होगा, मिलकर के बनाएंगे। डिजिटल पब्लिक टूल भी मिलकर के बनाएंगे, जैसे UPI इंडिया में चलता है ना, उस तरह का वहाँ पर भी एक चलता है, उसको कहते हैं अफ्रीका मनी। अफ्रीका मनी
देखो जिससे कि है ना, इंडिया में क्या होता है, मैंने एयरटेल में 350 को रिचार्ज कराया, ठीक है ना, तो मैं किसी किराने की दुकान पे जाकर के 350 को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना। मैं कह सकता हूँ कि ये आप ऐसा करो कि ये 350 को रिचार्ज है ना, इसमें से 50 रुपये आप काट लो और मुझे 50 रुपये की मैगी दे दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना, मतलब कि बैलेंस करना बहुत डिफरेंट है, लेकिन अफ्रीका में नहीं, अलग चीज़ है। अफ्रीका में अगर आपने वहाँ के जो कोई टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मान लेते हैं जैसे यहाँ जियो है, तो वहाँ पे मान लेते हैं कि ओजी कोई होगा, कोई कंपनी मान लेते हैं, जैसे जियो को मैंने उल्टा कर दिया, ओजी कोई कंपनी। अगर मैंने यहाँ 350 को रिचार्ज कराया है ना, तो मैं इसमें 50 रुपये का क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 50 रुपये का किराने की दुकान से दूध वगैरह लेके आ सकता हूँ, कुछ भी लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कितना बैलेंस हो जाएगा, 300 बैलेंस हो जाएगा, जो इंडिया में नहीं होता है। हमें इस तरीके डिजिटल पब्लिक टूल को भी और बढ़ाना है, मतलब कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आए और इंडिया का यूपीआई अफ्रीका में जाए, तभी हम एक अच्छा कोऑपरेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। कौन कौन से इनिशिएटिव है जो कि इंडिया ने लिए हैं अफ्रीका में? पहला लिया था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। अपने यहाँ पे एक एग्जिम बैंक होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, ठीक है ना। इसने करीबन 40 मिलियन का क्रेडिट दिया था इकोवास बैंक को। ये एक तरह का अफ्रीका का डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना, जो अफ्रीका में प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, रोड्स वगैरह बनाता है, उनके लिए बैंक होता है। तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे 40 मिलियन का क्रेडिट दिया इन इकोवास बैंक को, जो कि अफ्रीका का एक डेवलपमेंट बैंक है। इससे क्या होगा, अफ्रीका में हाँ ग्रोथ आएगी, क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ से इंप्रूव होगा इस डेवलपमेंट बैंक से। और हमने यहाँ पे 40 मिलियन का पैसा भी दिया है। सेकंड क्या किया हमने, एजुकेशन में बहुत बड़ा वर्क किया है। जैसे कि इंडिया में आईआईटी मद्रास है ना, जैसे अपने यहाँ मद्रास में, सॉरी चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर आईआईटी मद्रास है, तो है ना आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच भी खुली है तंजानिया में। बहुत जनों को नहीं पता है, लेकिन तंजानिया में एक ब्रांच है। वहाँ पर एक, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि आईआईटी मद्रास तंजानिया, और ये इसको जांजिबार कैंपस बोलते हैं, क्योंकि तंजानिया में एक जगह जांजिबार, वहाँ पर आईआईटी मद्रास का एक नई ब्रांच खुली थी। मतलब कि अगर किसी को आईआईटी में पढ़ना है ना, तो उसको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है अफ्रीका के स्टूडेंट को, वो सीधा ही जांजिबार कैंपस में जाएगा, तंजानिया में जाएगा, वहाँ पर एडमिशन ले लेगा, तो उसको भी आईआईटी की डिग्री ही मिलेगी लास्ट में, ठीक है। और क्या किया इंडिया ने, यहाँ वहाँ पे एजुकेशन को बेटर करने के लिए अफ्रीका में इंडिया ने स्कॉलरशिप भी दी है। सही बात है, हर साल थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए। सही बात है, और उनको हम मतलब कि फ्री में ही उनका एजुकेशन वगैरह गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। इससे क्या करती है ना, गवर्नमेंट एक तरह का ये सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ कर रही है अपने लिए। मतलब हम क्या करें, कल्चरली हेल्प कर रहे हैं, तो अफ्रीका भी हमें ग्लोबल लेवल पे कभी ना कभी हेल्प करेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और 40,000 से ज़्यादा अफ्रीकन्स इंडिया में ट्रेनिंग ले चुके हैं स्किल इंडिया के तहत। मतलब कि चाहे एजुकेशन हो या स्किल हो, इंडिया ने हमेशा अफ्रीका का साथ दिया है। सिक्योरिटी की बात करें तो हाँ, नेवीज़ का एक जॉइंट एक्सेस भी हुआ है अफ्रीका और इनका, इसको क्या बोलते हैं, एक्की बोलते हैं। जैसे यूएसए और इंडिया का होता है ना, तो उनकी जॉइंट एक्सेस को क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में लिख के बताना प्लीज़, अदरवाइज मैं तो बता दूंगा। और हमने यहाँ पे पायरेसी कंट्रोल के लिए बहुत वर्क किया। सही बात है, अफ्रीका का आप देखेंगे ना, तो अफ्रीका का मैप कुछ इस तरह से होता है। अफ्रीका का मैप कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे सूडान वगैरह आता है। तो क्या है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। बहुत पायरेसी मतलब कि पायरेट्स वगैरह आते हैं और जो बड़े बड़े शिप होते हैं ना, ऑयल शिप को वो लूट लेते हैं अफ्रीका के जिस कॉर्नर पे। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है, तो इंडिया और अफ्रीका ने मिलकर के पायरेसी पे भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। थर्ड क्या किया, ओशियन, इंडियन ओशन सेफ्टी के लिए भी दोनों ने मिलकर के काम किया है। ठीक है, बात समझ में। चैलेंजेस क्या है, मतलब कि इंडिया और अफ्रीका का जो पार्टनरशिप है, वहाँ पे चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज है चाइना। चाइना सबसे बड़ा कंपटीशन है। क्यों? चाइना अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है अभी भी। मतलब इंडिया का ट्रेड अगर 100 बिलियन के आसपास जा रहा था ना, तो चाइना का अभी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया से, 500 बिलियन से भी ऊपर जा रहा है वो। और इंडियन कंपनीज अभी छोटी है, तो कंपटीशन मुश्किल होता है। सही बात है भाई, इंडियन कंपनीज और चाइना के कंपनीज में तो इंडियन कंपनी तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनके वहाँ पे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस है। तो सही बात है, तो यहाँ पे इजीली ट्रेड होता है अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, समझ में आई बात। और इंडिया फ्यूचर सेक्टर में अभी भी स्लो है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें कि हाँ इंडिया अभी भी पीछे बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ईवी कार्स वगैरह हो या फिर ईवी स्कूटर्स वगैरह हो, इसमें भी तो बहुत पीछे है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी अभी तक पीछे है। मतलब देखा जाए चाइना को रिलेट करें तो चाइना इन तीनों में बहुत ज़्यादा आगे, इसलिए वो अफ्रीका में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाता है, ज़्यादा ट्रेड कर पाता है। ठीक है, इंडिया को इनमें स्पीड बढ़ानी होगी, तभी जाके हम और ज़्यादा खुद की पार्टनरशिप को बेटर कर सकते हैं अफ्रीका के साथ। वे फॉरवर्ड्स क्या है, मतलब कि सॉल्यूशंस क्या है। पहला क्या होगा कि मनी का प्रॉपर यूज़ करना है। देखो जैसे एग्जिम बैंक ने 40 मिलियन का क्रेडिट दिया है अफ्रीका को, ठीक है ना, तो ये जो लोन इंडिया दे रहा है ना, तो इससे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट होगा ना वो पब्लिक को दिखेगा। देखो ऐसा ना हो कि पेपर वर्क में सारा सारा पैसा जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पे रोड बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तब जाके लोगों को ट्रस्ट बैठेगा, तभी जाके इंडिया और
अफ्रीका के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड क्या होगा, डिजिटल इंडिया और डिजिटल अफ्रीका दोनों एक पावरफुल कॉम्बो बनेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, अफ्रीका में एक मोबाइल मनी होता है, सॉरी उसको अफ्रीका मनी नहीं मोबाइल मनी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें वो ही होता है, जैसे कि मैंने अगर 350 को रिचार्ज कराया ना, तो मैं 50 रुपये का दूध भी लेके आ सकता हूँ, मेरे पास 300 रुपये बच जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, मोबाइल में रिचार्ज कराते तो हमारे यहाँ पे यूपीआई है और वहाँ पे मोबाइल मनी, ये दोनों अगर मिलेंगे तो हाँ, ये मिलकर के एक डिजिटल कॉरिडोर बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, 2015 वाला जो समिट हुआ था ना, इंडिया अफ्रीका समिट वाला, ये वापस शुरू होने चाहिए। सही बात है, 10 साल हो गए इस समिट को। अगर अब 2015 में लास्ट हुआ था, अब 2025 में हो रहा है, ठीक है ना, 10 साल का गैप हो गया। इस तरह के अगर गैप रहते ना, तो क्या होता है ना, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बहुत कम हो जाता है। मतलब कि अगर हम इस तरह के समिट वापस करते जाएंगे, तो हाँ, हम रिव्यू भी कर सकते हैं कि हमने कितना जो पैसा भेजा था वो अफ्रीका में कितना यूज़ वगैरह हो रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मीटिंग होनी चाहिए, तभी प्रोग्रेस फास्ट होगी। सही बात है। कंक्लूजन देखें अगर हम यहाँ पे, तो इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप है वो एक दोस्ती पे डिपेंड करती है। सही बात है। क्यों, हमारा कल्चर और एजुकेशन काफ़ी हद तक सेम है, डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है और डिजिटल फ्यूचर पे डिपेंड करती है। फ्यूचर कैसे बनेगा इन दोनों का, इंडिया और अफ्रीका का, वो बनेगा कनेक्शन से। हमें डिप्लोमेसी काफ़ी बेहतर करनी होगी। हाँ, इसके लिए हमने करीबन 17 नई एम्बेसी खोली है। हमें बिल्ड करना पड़ेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा कि अफ्रीका में डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे लोगों को ट्रस्ट बनेगा कि हाँ, इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। सेकंड, हमें रिवाइव भी करना पड़ेगा, कैसे, वापिस से समिट्स को ओपन करके। थैंक यू।